विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए औरंगज़ेब के बारे में। तो अबुल अबुल मुज़फ़्फ़र मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर, जिसे आमतौर पर औरंगज़ेब या आलमगीर यानी प्रजा द्वारा दिया हुआ शाही नाम, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, के नाम से जाना जाता था। भारत पर राज्य करने वाला औरंगज़ेब छठा मुग़ल शासक माना जाता है, जिसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगज़ेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी ज़्यादा समय तक राज्य किया। वो अकबर के बाद सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला मुग़ल शासक था। अपने जीवन काल में उसने दक्षिण भारत में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करने का पूरा प्रयास किया, पर उसकी मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य सिकुड़ने लगा। अब हम चर्चा करते हैं इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो देखिए, औरंगज़ेब, जिसका शासनकाल 1658 ईस्वी से मार्च 1707 ईस्वी तक रहा, और इनका जन्म 3 नवंबर 1608 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु हम पहले बता चुके, 1707 ईस्वी में हुई थी। अब इनके बाकी के जीवन पर हम चर्चा करें। औरंगज़ेब के शासन में मुग़ल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। वो अपने समय का शायद सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत में प्राप्त विजयों के जरिए मुग़ल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और लगभग 15 करोड़ लोगों पर शासन किया, जो कि दुनिया की आधी आबादी का 1/4 हिस्सा था। औरंगज़ेब ने पूरे साम्राज्य पे फतवा ए आलमगीरी यानी शरीयत या इस्लामी कानूनों पर आधारित लागू किया और कुछ समय के लिए गैर मुस्लिमों पर अतिरिक्त कर भी लगाया। गैर मुसलमान जनता पर शरीयत लागू करने वाला वो पहला मुसलमान शासक था। मुग़ल शासनकाल में उसके दरबारियों में सबसे ज़्यादा हिंदू थे, और सिखों के गुरु तेग बहादुर को दारा शिकोह के साथ मिलकर बगावत के जुर्म में मृत्युदंड इसी के शासनकाल में दिया गया था। तो अब चर्चा करते हैं अपन इनके सत्तासीन होने के बारे में। तो मुग़ल प्रथाओं के अनुसार शाहजहाँ, जो औरंगज़ेब के पिता थे, शाहजहाँ ने 1634 ईस्वी में शहजादा औरंगज़ेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगज़ेब किरकी यानी महाराष्ट्र को गया, जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। 1637 ईस्वी में उसने रबिया दुर्रानी से शादी की। इधर शाहजहाँ मुग़ल दरबार का कामकाज अपने बेटे दारा शिकोह को सौंपने लगा। 1644 में औरंगज़ेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगज़ेब इस घटना के 3 हफ्ते बाद आगरा आया, जिससे उसके पिता शाहजहाँ को उस पर बेहद क्रोध आया। उसने औरंगज़ेब को दक्कन के सूबेदार के ओहदे से बर्खास्त कर दिया। औरंगज़ेब 7 महीनों तक दरबार नहीं आ सका। बाद में शाहजहाँ ने उसे गुजरात का सूबेदार बनाया। औरंगज़ेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उसे इसका सिला भी मिला। उसे बदखशा यानी उत्तरी अफ़गानिस्तान और बल्ख यानी कि अफ़गान उज़्बेक का क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद औरंगज़ेब को मुल्तान और सिंध का भी गवर्नर बनाया गया। इस दौरान वो फ़ारस के सफ़वियों से कंधार पर नियंत्रण के लिए लड़ता रहा, पर उसे हार के अलावा और कुछ मिला, वो था अपने पिता की उपेक्षा। 1652 में उसे दक्कन का सूबेदार फिर से बनाया गया। उसने गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ लड़ाइयाँ की और निर्णायक क्षण पर शाहजहाँ ने सेना वापस बुला ली।
इससे औरंगज़ेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसा उसके भाई दारा शिकोह के कहने पर कर रहा था। अब देखते हैं सत्ता के लिए संघर्ष। शाहजहां शाहजहां जब बीमार हुए तो लोगों को उनका अंत निकट लग रहा था। ऐसे में दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगज़ेब के बीच में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। शाह शुजा, जिसने स्वयं को बंगाल का राज्यपाल घोषित कर दिया था, अपने बचाव के लिए बर्मा के अरकन क्षेत्र में शरण लेने पर विवश हुआ। औरंगज़ेब ने शाहजहां को ताजमहल में बंदी बना दिया और स्वयं को शासक घोषित किया। दारा शिकोह को गद्दारी के आरोप में फांसी दी गई। शासक होकर भी औरंगज़ेब ने राजकोष से अपने कुछ खर्चे नहीं किए। मुगल, खासकर अकबर के बाद से गैर मुस्लिमों पर उदार रहे थे, लेकिन औरंगज़ेब उसके ठीक विपरीत था। औरंगज़ेब ने जजिया कर फिर से आरंभ करा, जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था। उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। कश्मीरी ब्राह्मणों ने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो औरंगज़ेब ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। इस दिन को सिख आज भी अपने त्योहार में याद करते हैं। अब देखते हैं औरंगज़ेब का साम्राज्य विस्तार। औरंगज़ेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को अंततः उसने हरा दिया, पर इस बीच छत्रपति शिवाजी की मराठा सेना ने उसके नाक में दम कर दिया। छत्रपति शिवाजी को औरंगज़ेब ने गिरफ्तार कर लिया। छत्रपति शिवाजी को औरंगज़ेब ने गिरफ्तार कर तो लिया, पर शिवाजी और संभाजी के भाग निकलने पर उसके लिए बेहद फिक्र का सबब बन गया। आखिर शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब को हराया और भारत में मराठों ने पूरे देश में अपनी ताकत बढ़ाई। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठों ने औरंगज़ेब को परेशान किया। इस बीच हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने की नीति के कारण राजपूत उसके खिलाफ हो गए थे और उसके 1707 में मरने के बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब देखते हैं अपन औरंगज़ेब के प्रशासन में हिंदू। औरंगज़ेब के प्रशासन में दूसरे मुग़ल बादशाहों से ज़्यादा हिंदू नियुक्त थे और शिवाजी भी इनमें शामिल थे। मुग़ल इतिहास के बारे में यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि दूसरे बादशाहों की तुलना में औरंगज़ेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगज़ेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना के विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहम पदों और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद 24% थी। औरंगज़ेब के समय में 33% तक हो गई थी। एम अदर अली के शब्दों में कहें तो यह तथ्य इस धारणा के विरोध में सबसे तगड़ा सबूत है कि बादशाह हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करता था। औरंगज़ेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त थे। मराठा और सिखों के खिलाफ औरंगज़ेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय खुद शिवाजी भी औरंगज़ेब की सेना में मनसबदार थे। कहा जाता है कि वे दक्षिण भारत में मुगल सल्तनत के प्रमुख बनाए जाने वाले थे, लेकिन उनकी सैन्य कुशलता को भांपने में नाकाम रहे औरंगज़ेब ने इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी। औरंगज़ेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एक आदर्श व्यक्ति था। वह उन सब दुर्गुणों से सर्वत्र मुक्त था जो एशिया के राजाओं में सामान्य थे। वह यति जीवन जीता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में वह संयम बरतता था। प्रशासन के भारी काम में व्यस्त रहते हुए भी वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल करके टोपियाँ सीकर कुछ पैसा कमाने का समय निकाल लेता था। औरंगज़ेब ही नहीं, सभी मध्यकालीन भारत के तमाम मुस्लिम बादशाहों के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि उनमें से कोई भारतीय नहीं था। वैसे एक स्तर पर यह बचकाना और बेमतलब का तर्क है, क्योंकि 17वीं शताब्दी के भारत में
राष्ट्र जैसी अवधारणा का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं था। हालांकि इसके बाद भी यह बात कम से कम औरंगजेब के मामले में लागू नहीं होती। यह मुगल बादशाह पक्का उच्च वर्गीय हिंदुस्तानी कहा जाता है। इसका सीधा तर्क यह ही है कि उसका जन्म गुजरात के दाहोद में हुआ था और उसका पालन पोषण उच्च वर्गीय हिंदुस्तानी परिवारों के बच्चों की तरह ही हुआ। पूरे मुगल काल में ब्रज भाषा और उसके साहित्य को हमेशा संरक्षण मिला था और यह परंपरा औरंगजेब के शासन में भी जारी रही। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी इतिहासकार एलिसन बुश बताती है कि औरंगजेब के दरबार में ब्रज को प्रोत्साहन देने वाला माहौल था। बादशाह के बेटे आजम शाह की ब्रज कविता में खासी दिलचस्पी थी। ब्रज साहित्य के कुछ बड़े नामों जैसे महाकवि देवकोश ने संरक्षण दिया था। इसी भाषा के एक और बड़े कवि वृंद तो औरंगजेब के प्रशासन में भी नियुक्त थे। तो मुगल काल में दरबार की आधिकारिक लेखन भाषा फारसी थी, लेकिन औरंगजेब का शासन आने से पहले ही बादशाह से लेकर दरबारियों तक के बीच प्रचलित भाषा हिंदी उर्दू हो चुकी थी। इसे औरंगजेब के उस पत्र से भी समझा जा सकता है जो उसने अपने 47 वर्षीय बेटे आजम शाह को लिखा था। बादशाह ने अपने बेटे को एक किला भेंट किया था और इस मौके पर नगाड़े बजवाने का आदेश दिया। आजम शाह को लिखे पत्र में औरंगजेब ने लिखा कि जब वह बच्चा था तो उसे नगाड़े की आवाज़ खूब पसंद थी और वह अक्सर कहता था, बाबा जी डन डना, बाबा जी डन डन। इस उदाहरण से यह बात कही जा सकती है कि औरंगजेब का बेटा तत्कालीन प्रचलित हिंदी में अपने पिता से बातचीत करता था। तो ये था औरंगजेब की और क्या पॉलिसी थी और उसके निर्माणकारी क्या थे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम आपको औरंगजेब के बाद के मुग़ल साम्राज्य की स्थिति के बारे में बताएंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि मुग़ल साम्राज्य का अंत किस तरह से हुआ। औरंगजेब के बाद कौन कौन से मुग़ल शासक थे, इसकी चर्चा भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।